नमस्कार, नव भारत पर आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज खबरों में आपको दिखाएंगे एनडीए का अग्निपथ। नरेंद्र मोदी कल लेंगे शपथ और कैसी है तैयारियां। थोड़ी ही देर में शुरू होगी कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक। राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष। क्या है इंडी का पक्ष, ये भी आपको बताएंगे। लखनऊ में योगी ने ली अहम बैठक, लेकिन मीटिंग में केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक क्यों नहीं पहुंचे, और ये भी आपको बताएंगे। वहीं दिल्ली में पानी का संकट जारी है। बूंद बूंद के लिए राजधानी को किसने तरसाया, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए सांसदों का रात्रि भोज भी होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जेपी नड्डा के आवास पर तमाम सांसदों को डिनर दिया जाएगा। कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामना बधाई। एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से लगातार भारत में चल रही थी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में विजन दिया है 25 साल का, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में सभी साथियों ने उनका समर्थन भी किया है। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहने वाला है 5 साल का। 10 साल जो विकास की गति बढ़ी है उसको मुकाम तक ले जाने का ये 5 साल होंगे। देश की जनता ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का अवसर दिया है और ये जनादेश विकसित भारत का है। ये जनादेश भ्रष्टाचार मुक्त भारत का है। सभी राष्ट्र प्रथम के भाव से चलते हैं और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। देश के लिए अच्छी बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है। देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य होगा और हर तरह से विकास आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही शुभ घड़ी पूरे देश भर के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए है। वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल की क्या रूपरेखा होगी, वो कौन से चेहरे होंगे जो मोदी 3.0 सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसे लेकर जो मंथन चल रहा था अब लगभग उसकी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो गई है। किस राज्य से एनडीए के सहयोगी दलों का कौन कौन सा चेहरा नजर आएगा, जातिगत समीकरण क्या होगा, इन तमाम फॉर्मूलेज पर आज फैसला तय किया गया है। वहीं मोदी 3.0 मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर, मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए में नाम लगभग तय हो गए हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से मंत्रिमंडल के नामों को तय किया गया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और फॉर्मूलों के हिसाब से ही मंत्रियों के नाम बांटे जाएंगे, उन्हें मंत्रालय दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से नाम लगभग तय किए जा चुके हैं। वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल लगभग तय हो चुका है। मोदी की सेना में कौन कौन शामिल होंगे ये भी चलिए अब आपको बता देते हैं। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल की रूपरेखा जो है वो तय हो चुकी है। एनडीए नेता और बीजेपी में सहमति बन चुकी है और यूपी कोटे से कई सांसद जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी में सहयोगी दल के नेता भी मंत्री बन सकते हैं। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। महाराष्ट्र कोटे से भी मंत्रियों का नाम फाइनल हो चुका है। तो मोदी की सेना और उसकी रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के कोटों से नरेंद्र मोदी की सेना कैसी होगी, तस्वीर क्या होगी, जातिगत समीकरण क्या होंगे, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया गया है।
इंडी गठबंधन का एनडीए पर जोरदार हमला भी सामने आया। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि 2 बैसाखियों पर मोदी सरकार बन रही है, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, मजबूती से संसद में अपनी आवाज इस बार उठाएंगे, कहना है कांग्रेस का। देखिए, ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। पर एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लोगों का संदेश है वो लोगों का संदेश एनडीए भाजपा सरकार को ये है कि उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको भारत की जनता पसंद नहीं करती। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो अपने आप को लोकशाही लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी है। तो संविधान, कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये 2 लोगों की है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मैंडेट मिला है। स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस जो थी उससे डबल हुई है। नरेंद्र मोदी जी जहां 400 की बात करते थे वहां 200 के आसपास सिमट गई पूरी उनकी पार्टी। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पे है, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा कि जो बचा खुचा है वो लेके जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। देखिए, ये सरकार तो कमजोर सरकार है, ये गठबंधन की अब सरकार है, अब स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है, तो इसमें आप जानते हो क्या मजबूरियां होती हैं। इसके तमाम नेताओं के दावे आपने सुने और बीजेपी ने अब कांग्रेस के इन दावों पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान इस बीच सामने आया है। एनडीए सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी भी या नहीं, और विपक्ष को अपने ख्यालों में रहने दीजिए। एनडीए की परिभाषा कांग्रेस ने दी है कि नीतीश और नायडू डेवलपमेंट अलायंस, और आपने तो मिड टर्म पोल की बात भी कहते हैं। क्यों लग रहा है सर ऐसा? क्योंकि ये केर बेर का संग है, केला और बेर एक साथ ही रहेंगे और एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। इनकी स्थिति यही। अब इसी ख्याली मुगालते में वो लोग रहे है ना, उसी में खुश होते रहे यही सोच सोच के। तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी। इस बीच जेडीयू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। लल्लन सिंह का बयान सामने आया है, जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अब अंगूर खट्टे लगने लगे। कांग्रेस को जब अंगूर नहीं मिले तो वो इसी तरह से कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार एनडीए की सरकार पर निशाना साध रही है। बैसाखी पर टिकी सरकार इसे बता रही है। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की है। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल नहीं हुए। चुनाव नतीजों के बाद अब योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए उम्मीदों से कम सीटें मिलना, इसे लेकर आज अहम चर्चा की गई और कैबिनेट की पूरी बैठक बुलाई गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक में मौजूद नहीं थे। और इस बार उत्तर प्रदेश ने कैसे पूरा गेम चेंज कर दिया, ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल 2019 में बीजेपी ने यूपी की 62 सीटें जीतकर केंद्र में आंकड़ा 303 तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई, यानी कि 29 सीटों का उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ है। वहीं 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 37 सीटों पर जीतकर आई है, यानी 32 सीटों का फायदा। कांग्रेस भी अखिलेश के सहारे ही सही, लेकिन 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। पिछले चुनावों में पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी।
उत्तर प्रदेश मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव छोड़ने वाले हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने सपा सांसदों के साथ दरअसल बैठक की और उसके बाद फैसला लिया है। अखिलेश यादव समाजवादी संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। इस बीच पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को बेहद घमंडी नेता बताया। कहा, अपने घमंड की वजह से आरजेडी की चुनाव में हार हुई है। पप्पू यादव सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी ये आरोप लगाते आज नजर आए। पूर्णिया से दरअसल निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं पप्पू यादव और ऐसे में तेजस्वी यादव पर जमकर उन्होंने आज निशाना साधा है। बिहार में इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलने के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोका था और वहां से उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। हम पप्पू यादव के साथ मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरह से खुशी जो है वो मनाई जा रही है। यहाँ पर बड़े बड़े लड्डू और मिठाइयाँ, यहाँ पर लोग जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका मुंह मीठा किया जा रहा है। खुशी है क्योंकि जीत भी निर्दलीय मिली है, बड़ी जीत मिली है। पप्पू जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा गाँव में पहले भी 3 बार निर्दलीय जीता हूँ, 2 बार पार्टी से। जब कुछ लोग घमंड में बात करते हैं ना कि मेरे पिताजी का पैर पकड़ के चुनाव मध्य प्रदेश लड़े, टिकट मांगे, तो उनसे पूछे ना कि उनके पिताजी क्यों नहीं जीते हैं। 2 बार वहाँ से हारे, छपरा से हारे, सोनपुर से हारे। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का एक वीडियो इस बीच वायरल हो रहा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद मंच से कैसे जहर उगलता नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सीट कम आने पर लोगों को बधाई दे रहे हैं। मुल्क में जहर घोलने वालों को ये करारा जवाब है, कहना है उमर अंसारी का। और उमर अंसारी ने कहा कि आने वाले दिनों में उन्हें जरूर शिकस्त भी मिलेगी। लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती। उमर अंसारी मंच से ऐसे भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इस मुल्क की फिजा में जहर घोलने वालों को करारा जवाब आपने दिया है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाइए। मुल्क में आने वाले दौर में जरूर इन लोगों को शिकस्त मिलेगी। अगर किसी वजह से आज नहीं भी मिल पाई तो आने वाले वक्त में ये लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ये गिरेगी और फिर इंशाल्लाह ऐसी हुकूमत बनेगी जो हमारे दीन की हिफाजत कर सकेगी। इस बीच आगरा में एक भड़काऊ वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। चुनावी नतीजों को लेकर ये विवादित वीडियोस बना रहा था और वेश बदलकर लोगों को भड़काने की साजिश रचता था। आरोपी का नाम धीरेन्द्र राघव है। अयोध्या को लेकर इसने अपना वेश बदलकर भड़काऊ टिप्पणी की। दरअसल चुनाव के नतीजे आने के बाद धीरेन्द्र राघव नाम के इस शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और लोगों के बीच उन्माद पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। लोगों को अयोध्या में मंदिर और मस्जिद को लेकर सीधे तौर पर उकसा रहा था। वीडियो वायरल हुआ तो आगरा पुलिस एक्शन मोड में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले को लेकर अब कार्रवाई में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जो कि एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें उस व्यक्ति के द्वारा कही गई जिनसे जो सामाजिक समरसता है, कम्युनल हार्मनी है, उस पर असर पड़ सकता था। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना न्यू आगरा पर आईपीसी की धारा 295A और 505 सबसेक्शन 2 में अभियोग पंजीकृत किया और उक्त व्यक्ति जो थाना न्यू आगरा क्षेत्र का ही निवासी था धीरेन्द्र राघव, इसको हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना न्यू आगरा पे की जा रही है। और आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली में पानी की कमी का जिम्मेदार कौन है, लेकिन उससे पहले देखिए महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का क्या बड़ा दावा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र की सरकार को लेकर भी बड़ा दावा किया है। देखो, महाराष्ट्र में तो बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और देश की सरकार का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट है कि बीजेपी को सत्ता के बाहर निकालेगा और पूरी कोशिश है महाराष्ट्र की जनता की कि ये ऐसी तानाशाह सरकार देश में न हो। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे लेकर ठोस कानून बनाने की मांग की। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको बहुत बधाई।
लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। लोकसभा चुनाव में गुजरात की एक सीट हारने के बाद बीजेपी एक्शन में आ गई है। एक सीट हारने और वोट शेयर घटने की समीक्षा पर रिपोर्ट मांगी गई। इसके साथ ही पार्टी ने सभी विधानसभा के हर बूथ अध्यक्ष से मतदान की रिपोर्ट भी तलब की। उत्तराखंड के मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बन रहे उत्तराखंड निवास की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड निवास में 50 कमरे बनाए जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण जुलाई महीने में किया जाना है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को सेफ शेल्टर दिया है और पार्टी दफ्तरों में उनके रुकने का इंतजाम करवाया जा रहा है। नीट के नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों पर एनटीए का बयान सामने आया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक होने की बात से इनकार किया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा है कि ये तय मानकों के तहत एग्जाम्स आयोजित किए गए और प्रेस रिलीज से सारे कंफ्यूजन दूर किए गए। उन्होंने कहा कि 6 सेंटर पर छात्रों को पूरा समय नहीं मिल सका था। हमने समस्या का समाधान का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनटीए बहुत पारदर्शी ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त हमारे साथ सुबोध कुमार सिंह डीजी एनटीए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नीट का एग्जाम हुआ उसको लेकर जो रिजल्ट आया उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ग्रेस मार्क को लेकर हो रहा है कि आखिरकार किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया। और सवाल मेरा ये भी है, चूंकि जिस जजमेंट का हवाला आप लोग दे रहे हैं उस दिशा पांचाल के जजमेंट में साफ तौर पे ये मेंशन है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम के अलावा, तो फिर कैसे दिया गया? कि इशू ये है कि एक टाइम लॉस हुआ जिसको हम लोगों ने असर्टेन किया और उस टाइम लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाता है, तो एक फार्मूला अवेलेबल था। तो उसके बेसिस पे हमारी जो हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रेकमेंड किया कि इस फार्मूले के तहत इनका जो है मार्क्स रिवाइज कर दिया जाए, इनको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए उनकी जो फार्मूले के पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे। तो वो दिए गए थे और तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए गए, जिसको हमने बताया भी कि कैसे दिए गए। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पानी की किल्लत लगातार जारी है और अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगाया है। आतिशी सिंह ने बयान दिया है कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है। दूसरी ओर हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है उसे रोक रही है और छोड़ नहीं रही है। वहीं देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें 394 कैडेट्स पास आउट हुए और इसी के साथ देश को आज 355 नए अधिकारी मिले। तो वहीं मित्र देशों के भी 39 जेंटलमैन कैडेट ऑफिसर बने। पासिंग आउट परेड में उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से तस्वीर